दोस्तों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल में पुनः जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। इस चैनल का उद्देश्य आपको घर बैठे स्टेप बाय स्टेप मैथ्स का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाना है। साथियों, आज हम यहां पर राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा 10 के गणित विषय के पेपर को सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। इन प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा 2020 को आधार मानकर हल करेंगे हम। साथ ही हम आपको बता दें कि इस चैनल के द्वारा मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज निरंतर चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में आपको वीडियोज़ के माध्यम से गणित की विषय वस्तु को स्टेप बाय स्टेप सरल रूप में प्रस्तुत करवाया जाएगा। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सॉल्यूशन पसंद आ रहे हों तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहें। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, यदि ई नहीं की प्रायिकता बराबर 0.91 है तो पी ई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं प्रायिकता में कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग एक होता है। तो यहाँ पर पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार बराबर एक होता है। हमें दिया हुआ है पी ई के ऊपर बार अर्थात घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता में दी हुई है 0.91। अब ये मान हम सूत्र में रखते हैं। तो पी ई प्लस 0.91 बराबर 1। जब इसका पक्षांतर करते हैं तो पी ई बराबर 1 माइनस 0.91, और जब इसका दशमलव उठाते हैं हम तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये 1 माइनस 91/100। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो 100 आ जाता है, और ऊपर आएगा 100 माइनस 91, तो ये आ गया 9/100। अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हो गई 9/100। और यदि इसको दशमलव रूप में देखें तो 2 के बाद में यदि इसको पॉइंट लगा दें हम तो 1 0 लगानी होगी हमें दाहिनी ओर से, तो 0 9 हो जाएगा, और फिर दशमलव लगा देंगे तो पी ई का मान हो गया 0.09। प्रश्न 2, 4.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो हमें यहाँ दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या बराबर 4.5 सेमी तथा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बराबर 70 डिग्री। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अर्थात बात करें हम तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बाहर की ओर का और केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, इन दोनों का योग सदैव 180 होता है। हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं जिसका के एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4.5 है और इसका केंद्र O है, और यहाँ पर हम देखें तो बाह्य बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्शरेखाएं खींच लेते हैं हम कच्चे चित्र में। अब देखें तो कोण AOB प्लस कोण APB अर्थात केंद्र का कोण हो गया AOB और स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण हो गया APB, दोनों का योग बराबर 180 होगा। अब हमें दिया हुआ है स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण, तो AOB प्लस APB के स्थान पर 70 लिख देंगे बराबर 180। जब इस 70 का डिग्री का पक्षांतरण होगा तो कोण AOB का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 110 डिग्री। अर्थात केंद्र पर अंतरित कोण या त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें 110 डिग्री प्राप्त हो जाता है। अब हम इससे पक्के चित्र की रचना करते हैं। तो सर्वप्रथम हम 4.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं प्रकार की सहायता से जिसका केंद्र O है। दूसरा काम बिंदु 2 की बात करें हम तो केंद्र O से एक त्रिज्या OA खींची हमने, कहीं भी ले सकते हैं ये। अब OA त्रिज्या पर 110 डिग्री का कोण बनाती हुई एक अन्य त्रिज्या OB भी खींची, अर्थात 2 त्रिज्याएं जिनके बीच का कोण 110 डिग्री है। OA और OB के बीच का कोण 110 डिग्री है। अब हम सभी जानते हैं कि
वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर यदि इस प्रकार की रचना करनी है तो हमें समकोण की रचना करनी होगी। तो यहाँ पर बिंदु ए पर एक समकोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची, इसी प्रकार बिंदु बी पर समकोण बनाती हुई किरण बी वाई खींची। दोनों किरण बी वाई और ए एक्स बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस प्रतिच्छेद बिंदु को पी नाम दे दिया हमने। अब देखें तो पी ए और पी बी वृत्त के बाह्य बिंदु से अभिष्ट खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं और उनके मध्य का कोण 70 डिग्री है। प्रश्न संख्या 3, अर्धवर्त में बने कोण का मान लिखिए। तो एक हम चित्र बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त में ए ओ बी व्यास है वृत्त का, और इसके व्यास के द्वारा हम सभी जानते हैं कि वृत्त के दो समान भाग हो जाते हैं, अर्थात ए ओ बी वृत्त का व्यास है और इस वृत्त के दो भाग हो जाते हैं और दूसरे एक किसी भी भाग में एक बिंदु सी लेते हैं और ए को सी से और बी को सी से मिलाते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि अर्धवर्त है, तो अर्धवर्त दिया हुआ है और ज्ञात करना है कोण ए सी बी बराबर, मान ज्ञात करना हमें। प्रमेय होती है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यहाँ चाप है ए बी, जो केंद्र पर कोण बन रहा है ए ओ बी, नीचे की ओर देखें हम कोण ए ओ बी, और शेष परिधि पर एक बिंदु है सी और इस चाप द्वारा कोण बन रहा है ए सी बी। तो प्रमेय के अनुसार कोण ए ओ बी का मान दुगना होगा ए सी बी का, अर्थात चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। परंतु यहाँ ए ओ बी एक सरल रेखा है और हम सभी जानते हैं सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। तो ये मान यदि यहाँ रख दें 180 डिग्री बराबर 2ACB, और जब इसका 2 का भाग लगा देंगे तो कोण ACB बराबर आ जाएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री। अतः अर्धवर्त में बना कोण 90 डिग्री होता है या अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। प्रश्न 4, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार HCF हमें यहाँ ज्ञात करना है, क्योंकि HCF की जो परिभाषा होती है वह होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करे। तो हमें यहाँ दिया है साथ ही कि शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो हम प्रत्येक संख्या में यदि 5 घटा दें तो 245 माइनस 5 तो आ जाएगा 240 और 2053 माइनस 5 बराबर 2048। अब हम 240 और 2048 का HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम देखें 240 के और 2048 का HCF, दो विधियाँ हमारे पास हम सभी जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करेंगे और 240 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 अर्थात 2 की घात 4 × 3 × 5 हमें प्राप्त होता है। और जब 2048 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 हमें 11 बार प्राप्त होता है, अर्थात 2 की घात 11 हमें प्राप्त होता है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ दोनों में यदि जोड़े बनाएं तो हमें 2 के 4 जोड़े पूर्णतः प्राप्त होते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है। तो 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमें इनका HCF 16 प्राप्त होता है, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 है जो 245 और 2053 को विभाजित करती है और फिर 5 प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है। अतः HCF बराबर 16। प्रश्न 5, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद
तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करें। हमें यहाँ दिया हुआ है समांतर श्रेणी का छठा पद, अर्थात a प्लस 5d बराबर 19 और 17वां पद 41 है तो a प्लस 16d बराबर 41। ये हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाते हैं। इससे पहले हम देखना चाहें तो समांतर श्रेणी का nवां पद हम सभी जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हम यहाँ पर n के स्थान पर 6 रख के और छठे पद को बराबर लिख देंगे तो भी हमें a प्लस 5d बराबर 19 प्राप्त हो जाएगा, और इसी प्रकार a प्लस 16d बराबर 41 प्राप्त होगा। अब इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि द्वारा यदि इनको घटाएं हम तो a से a कट जाएगा, और प्लस का 5 और माइनस का 16 तो ये माइनस का 11d आएगा, और प्लस का 19 और माइनस का 41 तो ये माइनस का 22 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास 22/11, और 11 से जब इसको विभाजित कर देंगे तो d बराबर आएगा 2। d का मान समीकरण 1 में यदि हम रख दें तो a प्लस 5 और d के स्थान पे 2 लिख दें बराबर 19, और a प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 बराबर 19, और अगले स्टेप में देखें तो 10 का यदि पक्षांतरण कर दिया जाए तो a बराबर 19 माइनस 10 अर्थात a बराबर 9 हमें प्राप्त हो जाता है। और अब हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई है, एक AP प्राप्त हो गई है जिसका पहला पद 9 है और उसका सार्वंतर 2 है प्लस का, तो हमें 9, 11, 13 डैश 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 हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई है। अब हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का 40वां पद। तो हमने सूत्र में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n बराबर 40 दिया हुआ है, a प्रथम पद जो हमने ज्ञात किया 9 है और d बराबर 2 है। ये सभी मान हम सूत्र में रखते हैं तो a के स्थान पर 9 प्लस n के स्थान पे 40 माइनस 1 और d के स्थान पे प्लस का 2। यदि हम ब्रैकेट को हल करें तो ये 39 आ जाएगा, 39 को 2 से गुणा करेंगे 78, और 9 प्लस 78 ये आ गया 87, अर्थात समांतर श्रेणी का 40वां पद 87 प्राप्त होता है। छठा प्रश्न देखें, सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं, अर्थात बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे हम तो वो लंबाई में बराबर होती है, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखें दिया हुआ क्या है हमें, तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा उसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं जो वृत्त को बिंदु A और B पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध क्या करना है हमें, तो सिद्ध हमें करना है स्पर्श रेखा PA बराबर स्पर्श रेखा PB, अर्थात दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है। रचना में हम देखें तो हम OA, OB और OP को मिला देते हैं, और उपपत्ति में देखें तो त्रिभुज एक हमें AOP और दूसरा त्रिभुज है BOP, दोनों में यदि सर्वांग समता की बात करें हम तो OA बराबर OB होता है क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं, और OP बराबर OP ये उभयनिष्ठ रेखा है जो दोनों त्रिभुजों में है, और कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर ये खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है जो कि लंब होती है, अर्थात स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को यदि केंद्र से मिला दें हम तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ कोण A और कोण B 90 डिग्री के होंगे, और SAS यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हो रही हैं और एक कोण, तो SAS नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOP के। परंतु हम सभी जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण संगत भुजाएं सभी बराबर होती हैं, तो उसे CPCT भी कहते हैं। CPCT से PA बराबर PB, अर्थात वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 7,
एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी एवं ऊंचाई 5 सेमी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई बराबर 5 सेमी। अब हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं शंकु का इस प्रकार से, जिसमें ये जो h है ये ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई जिसे हम कहेंगे, और ये r आधार है, और ये जो l है इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और ध्यान से देखें हम तो पाइथागोरस पर में यहाँ देखें तो l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर एक तिर्यक ऊंचाई का सूत्र भी बन गया हमारे पास में ये l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l का मान हमें ज्ञात करना है और h के स्थान पर यदि 5 रख दें हम दिया हुआ में, और r की जगह 7 रख दें, और 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ते हैं तो 74 आता है। तो l स्क्वायर बराबर 74, और जब इसका वर्गमूल कर देंगे हम और इसको सरल करेंगे तो ये 8.6 हमें प्राप्त होता है। अब हमें प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारे पास सूत्र है पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर। हमने l पूर्व में ही ज्ञात कर लिया, तो हम यहाँ पर अब केवल मान हमें प्रतिस्थापित करने हैं। तो पाई का मान सभी जानते हैं 22/7 होता है, इंटू आर का मान हमें 7 दिया हुआ है, और ब्रैकेट में l के स्थान पर हम 8.6 प्लस आर का मान 7 ये हम रख देते हैं, और 7 से 7 कट जाएगा तो बाहर हमारे पास 22, और ब्रैकेट के अंदर 8.6 और 7 को यदि जोड़ दें तो 15.6 में प्राप्त होता है। और यदि इन दोनों को गुणा कर दें हम 22 को 15.6 से तो 343.2 वर्ग सेमी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। आगे देखें तो हमें एक और चीज़ इसमें ज्ञात करनी है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर 1/3 के स्थान पर 1/3 आ जाएगा, इंटू पाई के स्थान पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान हमें 7 दिया हुआ है तो 7 गुणा 7 और ऊंचाई के स्थान पर 5। तो हम देखें तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 5 ये हमें मान प्राप्त होता है। 7 से 7 कट जाता है तो 1/3 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 5। यदि 22 को 7 से गुणा कर दें तो 154 आएगा, और 154 को यदि 5 से गुणा कर दें हम तो 770 और बटे में 3 घन सेमी हमें आयतन प्राप्त हो जाता है। यदि इसे दशमलव रूप में और हल करें तो 256.66 घन सेमी शंकु का आयतन हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 8 देखें हम, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी जो बारंबारता है वो 7, 10, 15, 8, 10 ये दी हुई हमें। तो सबसे पहले हमें एक विधि ध्यान रखनी है कि हमें पद विचलन विधि से ही माध्य ज्ञात करना है। तो पद विचलन माध्य का सूत्र होता है हमारे पास में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ पर u का जो मान होगा वो होगा x माइनस a बटे h। अब हम प्रश्न को उतारते हैं। वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और फिर हम थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ते हैं मध्य बिंदु के लिए, और फिर f का जो मान है वो लिखते हैं 7, 10, 15, 8 और 10। हमने मध्य बिंदु के लिए जो स्थान छोड़ा है वहाँ पर मध्य बिंदु निकालते हैं हम। 0 और 10 को जोड़कर 2 का भाग लगाएं हम। निम्न सीमा और उच्च सीमा को यदि जोड़कर 2 का भाग लगा दें हम तो हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 5 आता है, और 10 और 20 का मध्य बिंदु 15, और 20 और 30 का मध्य बिंदु 25, और इसी प्रकार 35 और 45 हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। अब हम ध्यान से देखें तो हमें
सबसे पहले सूत्र में एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए यहाँ पर कल्पित मान है और इस मान की कल्पना हमें पूर्व में ही करनी होती है। तो इसका एक तरीका होता है कि हमारे पास देखें ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 ये जो वर्ग है हमें 5 वर्ग दिए हुए हैं। तो हम 2 मान नीचे और 2 मान ऊपर छोड़ देते हैं। तो हमें जो मध्य बिंदु में 25 है, जो मध्य का मान है, यानी इसे ही ए यानी कल्पित मान मानकर हम प्रयोग करेंगे। तो ए के स्थान पर हमें 25 का प्रयोग करना है। अब हम सूत्र में u को ज्ञात करेंगे। u हमने पहले कहा कि u का मान x माइनस ए बटे एच होता है। तो सबसे पहले हम देखें तो पहला मध्य बिंदु 5 है, तो इसका u निकालते हैं। देखो तो ये होता है 5, x के स्थान पे 5 लिख दें, माइनस ए के स्थान पे 25 और बटे अंतर h जो होगा वो अंतर होगा, और यहाँ अंतर 10 है। तो 5 माइनस 25 बटे 10, इसको घटाते हैं तो माइनस का 20 बटे 10 और सरल करेंगे तो माइनस का 2 आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा मान देखें तो x के स्थान पे 15 और a के स्थान पे 25, तो 15 माइनस 25 बटे 10, तो हमें माइनस का 10 प्राप्त होता है ऊपर और बटे में 10, और इसको सरल करेंगे काटेंगे तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा मान 25 और 25 माइनस 25 बटे 10, तो ये 0 होता है, 0 बटे 10 यानी 0 प्राप्त हो जाता है u का मान। और इसी प्रकार 35 की बात करें तो 35 माइनस 25 बटे 10, तो 35 में यदि 25 घटाएंगे तो हमें धनात्मक मान आएगा, और ये 10 बटे 10 तो प्लस का 1 आ जाएगा। और 45 को लिखेंगे यहाँ तो 45 माइनस 25 बटे 10, तो ये प्लस का 2 हमें प्राप्त हो जाता है। अब सूत्र के अनुसार ए हमने ज्ञात कर लिया, u हमने ज्ञात कर लिया। अब f को u से गुणा करते हैं, तो 7 को माइनस 2 से गुणा करें तो माइनस का 14 आता है, 10 को माइनस 1 से गुणा करें तो माइनस का 10 आता है, 15 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 10 2 से गुणा होकर 20 आ जाएगा। अब यहाँ देखें इसका योग करते हैं हम f का और f u का, तो माइनस का 14 और माइनस के 10, ये हो गया माइनस का 24, और नीचे आ गया माइनस प्लस का 28। यहाँ प्लस का मान अधिक है, और प्लस का 28 और माइनस का 24, तो यहाँ प्लस का 4 बचेगा। और यदि f को टोटल करें, सिग्मा f करें, तो सिग्मा f का मान 50 आ गया, और सिग्मा एफ यू आ गया 4, और अंतर आपके पास में 10 का है। ठीक है, अब ये मान हम इसमें रखते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या मान प्राप्त हो गए वो हम लिख देते हैं एक बार। a बराबर 25, सिग्मा एफ यू बराबर 4, सिग्मा एफ बराबर 50 और h अंतर बराबर 10। ये सभी मान हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। तो x बार बराबर 25 प्लस सिग्मा एफ यू की जगह 4 बटे सिग्मा एफ की जगह 50 इंटू h 10, और 0 0 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 25 प्लस 4 बटे 5। जब 4 को हम विभाजित कर देंगे 5 से, तो हमारे पास 0.8 प्राप्त होता है, और इसको जोड़ेंगे तो 25.8। तो इस प्रकार हमें दिए गए बंटन का माध्य पद विचलन विधि द्वारा हमें 25.8 प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 9 देखें, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु माइनस का 3 p बिंदुओं माइनस का 5, माइनस का 4 और माइनस 2 और 3 को अंत विभाजित करता है। साथ ही हमें p का मान भी ज्ञात करना है। हम जानते हैं यदि हमें दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए हों, और यदि इनको m1 अनुपात m2 में विभाजित करें अंत विभाजित, तो हमें ऐसे बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होते हैं। अर्थात एक सूत्र होता है अंतः विभाजन का सूत्र होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है ये। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है पहला बिंदु a मान लें हम, माइनस का 5 माइनस का 4, और दूसरा बिंदु है माइनस का 2 और 3 बिंदु b। इसे पहले बिंदु का x1 y1 और दूसरे बिंदु का x2 y2 लिख देते हैं हम। और हमें एक बिंदु दिया हुआ है माइनस का 3 और p, ये मध्य में कहीं भी मान सकते हैं हम। और ये जो बिंदु है p
ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र के अनुसार पहला बिंदु x1 y1 हो गया। तो हम यहाँ पर मान देखें तो x1 का मान हो गया -5, y1 का मान हो गया -4 और x2 का मान हो गया -2 और y2 3। और जो बीच में हमने बिंदु माना है उसमें उस बिंदु की बात हमने कहा कि ये ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है। तो x बराबर -3 और y बराबर आ गया p। हमें यहाँ पर x के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हम x का जो निर्देशांक है उसमें मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो x बराबर होता है यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x के स्थान पर -3 रख देते हैं, m1 की जगह m1 रहेगा और x2 के स्थान पर -2 प्लस m2 और x1 के स्थान पे -5 और बटे में m1 प्लस m2। यदि इसको सरल करें, वज्र गुणा कर दें हम, तो -3 को m1 प्लस m2 से गुणा करते हैं तो -3m1 -3m2 बराबर -2 को m1 से गुणा करेंगे तो -2m1 और -5 को m2 से गुणा करेंगे तो -5m2 प्राप्त हो जाता है। अब हम m1 और m1 को जोड़ेंगे और m2 और m2 को जोड़ेंगे, घटाएंगे। सहजातीय व्यंजक ही जोड़े और घटाए जा सकते हैं। तो m1 को m1 की तरफ रखेंगे हम, तो ये -3m1 उतार लिया और दूसरी ओर से ये +2m1 इधर आके हो जाता है, -2m1 प्लस में बदल जाता है और ये -3m2 दाहिनी ओर चला जाता है और प्लस का हो जाता है। और इस प्रकार -3m1 +2m1 बराबर 3m2 -5m2 प्राप्त होता है। और जब इसको सरल करेंगे तो -1m1 बराबर -2m2 प्राप्त होता है और माइनस से माइनस कट गया तो 1m1 बराबर 2m2। हमें m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात m1 बटे m2 का मान ज्ञात करना है। तो m1 बटे m2 देखें तो 2/1 अर्थात 2:1 हमें इसका अनुपात प्राप्त हो जाता है। अब हमें इस प्रश्न में देखें आगे, तो बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, बिंदु P का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो P y के निर्देशांक के रूप में है, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है, क्योंकि हमें y का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर y के स्थान पर P लिख दिया हमने और m1 का मान हमें 2 प्राप्त हुआ अभी और m2 का मान 1 है, तो m1 और m2 के स्थान पर 2 और 1 लिख देंगे। और y2 का मान हमें यहाँ दिया हुआ है 3 और y1 का मान दिया हुआ हमें -4। ये सभी मान हम रख देते हैं और m1 m2 की जगह 2 + 1 रख देते हैं। 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 और 1 को -4 से गुणा करेंगे तो -4। और इसी प्रकार नीचे 2 + 1 3 प्राप्त होता है और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2/3 हमें प्राप्त हो जाता है ये, और P का मान 2/3 प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न में अनुपात 2:1 है जो हमने ज्ञात कर लिया है और बिंदु P के जो मान है वो 2/3 प्राप्त हो जाता है। अंतिम प्रश्न संख्या 10, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है और इस प्रमेय का उपयोग करके समस्या हल कीजिए। जबकि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंच जाती है और दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ हमें एक समकोण त्रिभुज ABC और तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले हम समझे, एक समकोण त्रिभुज है और उसमें बोधायन प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय हमें उसको सिद्ध करना है और जब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी तो हमें एक समस्या है उसको भी हल करना है। तो यहाँ दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें माना हमने कोण B 90 डिग्री है और सिद्ध करना हमें कि AC² बराबर AB² प्लस BC², क्योंकि कर्ण AC होगा 90 है, जो B है समकोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ AC कर्ण हो गया
तो कर्ण का वर्ग हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना में हम एक लंब डाल देते हैं, BM लंब डाला AC पर। उपपत्ति देखें तो एक प्रमेय से हम सभी परिचित हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर यदि लंब डाल दिया जाए और लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, हम एक समकोण त्रिभुज है और इसमें समकोण वाला शीर्ष जो B है वहाँ से एक लंब हमने कर्ण पर डाल दिया BM, और इस लंब के कारण दो त्रिभुज बन गए दाएं और बाएं। ये दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज ABC के समरूप होंगे और आपस में भी समरूप होते हैं, ऐसा हम प्रमेय के अनुसार जानते हैं। यहाँ पर त्रिभुज AMB समरूप होगा त्रिभुज ABC के प्रमेय के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर कोण A छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में दोनों में उभयनिष्ठ है, और कोण M और कोण B क्या है, समकोण है, और यहाँ पर AA नियम से समरूप होते हैं ये दोनों। और इसी प्रकार BMC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो इससे समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम देते हैं हम। समीकरण 1 से देखें तो हम सभी जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात यहाँ त्रिभुज AMB समरूप है त्रिभुज ABC के। तो AMB में AM, MB और AB तीन भुजाएं हो गई है, और दूसरे त्रिभुज AB, BC और CA की भुजाओं का भी अनुपात बराबर होगा। यहाँ पर प्रथम और अंतिम पद से देखें तो AM बटे AB बराबर AB बटे CA। यदि वज्र गुणा कर दिया जाए तो AB इंटू AB AB स्क्वायर बराबर AM इंटू CA, समीकरण 3 देते हैं इसको। इसी प्रकार समीकरण 2 जिसमें त्रिभुज BMC समरूप है ABC के, इसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो BM, MC और BC दूसरे त्रिभुज की भुजाएं AB, BC और CA का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ पर BM बटे AB, MC बटे BC और BC बटे CA। अंतिम दो से देखें तो MC बटे BC बराबर BC बटे CA। यदि वज्र गुणा कर दिया जाए तो MC इंटू BC, BC इंटू BC बराबर BC स्क्वायर और MC इंटू CA प्राप्त हो जाता है, समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को यदि जोड़ दें हम तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो बायां भाग है उसमें यह आ जाता है, और दाईं ओर AM इंटू CA प्लस MC इंटू CA। दोनों में देखें दाईं ओर तो CA कॉमन आ रहा है और इधर AM प्लस MC बचता है, और चित्र में देखें तो AM और MC का जो योग है AM प्लस MC, तो ये AC बन रही है भुजा। तो यहाँ पर AM प्लस MC के स्थान पर हम AC रख सकते हैं। तो CA और CA बराबर हो गया CA स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया CA स्क्वायर। अतः यहाँ पर ये जो बोधायन प्रमेय सिद्ध होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब प्रश्न के अनुसार एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो हमें दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। ये सेकंड इसी में पार्ट है। तो एक त्रिभुज की रचना करते हैं PQR की, जो समकोण त्रिभुज है। माना कि PQ एक दीवार है और यहाँ पर Q बिंदु पर एक खिड़की बनी हुई है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। और यहाँ से QR की बात करें हम तो माना कि एक सीढ़ी है, क्योंकि सीढ़ी सदैव कर्ण के रूप में ही रखी जाती है। और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दे रखी है, और यहाँ पर दीवार की जो ऊंचाई है जहाँ पर खिड़की बनी हुई है वो 8 मीटर है। तो हम यहाँ पर देखें तो हमें समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है 10 मीटर और लंब का मान जो है वो 8 मीटर है। तो यहाँ पर PQ बराबर 8 मीटर, QR बराबर 10 मीटर, और हमें ज्ञात करना है सीढ़ी के निचले सिरे का और दीवार के निचले सिरे आधार से दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर PR का मान हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो हमने अभी
उपरोक्त ने सिद्ध किया है उसके अनुसार कर्ण के स्थान पर क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लंब के स्थान पर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पर पी आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्थान पर 10 का स्क्वायर, पी क्यू की जगह 8 का स्क्वायर प्लस पी आर को यदि हम एक्स मान लें तो एक्स का स्क्वायर। 10 का वर्ग करने पे 100 आ जाता है, 8 का वर्ग 64 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि पक्षांत करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो ये एक्स बराबर आ जाता है √36 और इसका वर्गमूल करेंगे तो एक्स बराबर 6 मीटर, अर्थात दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें 6 मीटर प्राप्त हो जाती है।